मुद्रा। मुद्रा यानी करेंसी, पैसे या धन के उस रूप को मुद्रा कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना आदि क्रियाएं होती हैं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों शामिल हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। डियर व्यूवर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के आपके अध्याय का शीर्षक ही है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि लिया गया है कक्षा 10 से अर्थशास्त्र इकाई से। मुद्रा क्या होती है हमने सुना, अब साख का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास। डियर व्यूवर्स, मुद्रा का इतिहास अत्यंत पुराना रहा है। वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं एवं बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इस अध्याय में हम मुद्रा और साख यानी ऋण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। इस अध्याय में हम कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे, एक नज़र डाल लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा का आधुनिक रूप, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, साख और गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली पर। डियर व्यूवर्स, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझने से पहले हमें विनिमय का अर्थ समझना पड़ेगा कि विनिमय होता क्या है। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं क्रय विनिमय कहलाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो जो वस्तु के बदले में एक मूल्य ले रहा है उसके लिए ये विनिमय कार्य जो है वह विक्रय विनिमय कार्य कहलाएगा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय और विक्रय करना है। जैसे कोई व्यक्ति लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े ले लेता है तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों में प्रचलित है। यहाँ के लोग अक्सर अन्न के बदले अन्य किसी, जैसे कोई खाने या पीने की चीज़ है या कपड़े हैं, इस प्रकार के वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। मुद्रा के आगमन से पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्टियां आपसी सहमति के आधार पर वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करती हैं, यानी बिना मुद्रा के, जिसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। यानी दोनों को एक दूसरे की जो चीज़ें अदली बदली जा रही हैं उन दोनों को ही उन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मुझे किसी किताब की ज़रूरत है और आपको उसके बदले में किसी दूसरी किताब की ज़रूरत है, तो हम दोनों ही आपस में उस चीज़ का आदान प्रदान करके वस्तु विनिमय कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गेहूं का आदान प्रदान करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, क्योंकि विनिमय के लिए कोई सामान्य मूल्य निश्चित नहीं था। मुद्रा के उपयोग ने मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। जब से मुद्रा आई, क्या होने लगा कि उस वस्तु का एक मूल्य निश्चित हो गया। उस वस्तु के बदले में, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, उसके बदले में आपको एक निश्चित मात्रा में मुद्रा यानी निश्चित मुद्रा उसको देनी पड़ेगी उसके बदले में। इसे विनिमय के एक सामान्य माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण पर। सबसे पहला गुण था विकेंद्रीकरण प्रणाली।
अब विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकरण से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का स्तर न्यूनतम तथा क्षेत्र उसका सीमित होता है। वस्तुओं के नष्ट होने का भय लोगों के मन में बना रहता है, अतः वे वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं करते। अतः ये व्यवस्था जो है पूंजीवाद यानी धन के केंद्रीकरण के दोषों से मुक्त होती है। ये तो पहला गुण है। दूसरा है सरल प्रणाली। अशिक्षित व्यक्ति मुद्रा का ठीक से हिसाब नहीं लगा पाते हैं, परंतु वे वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं कि भैया हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये तुम्हारे पास है और ये मेरे पास है, चलो इसका आदान प्रदान करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो बड़ा सरल प्रणाली है। इस आधार पर वस्तु विनिमय एक सरल प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त। विभिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या अक्सर बनी रहती है। अतः वस्तु विनिमय द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। भाई मुद्रा का इसमें आदान प्रदान नहीं होता है, सबसे सरल है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उपयुक्त है। पारस्परिक सहयोग। वस्तुओं के प्रत्यक्ष डायरेक्ट हम आदान प्रदान करते हैं, तो इस कारण लोगों में सहयोग की भावना भी जागृत होती है, जो राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन में सहायक होती है। अगली है मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति। यानी मौद्रिक पद्धति में अनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार आदि। वस्तु विनिमय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो मौद्रिक पद्धति के दोषों से ये प्रणाली जो है वो मुक्त होती है। अगला है विभिन्न प्रक्रिया द्वारा दोनों पक्षों को लाभ होता है। यानी दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। जिन व्यक्तियों के पास वस्तुओं की अधिकता होती है, यानी कोई वस्तु उनके पास अधिक है, उनके लिए इस अधिकता का उपयोग कम होता है, फलतः उनके द्वारा वस्तु विनिमय की क्रिया की जाती है। अतः व्यक्ति कम उपयोगी वस्तु को देकर अधिक उपयोगी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे दोनों पक्षों को विनिमय की क्रिया से लाभ होता है। मांग तथा पूर्ति में संतुलन। डिमांड एंड सप्लाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति या तो अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या अपने लिए अन्य उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अतः वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुसार ही की जाती है, जिससे मांग तथा पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन बना रहता है। अब ये तो थे गुण, अब इसकी समस्याएं या कठिनाइयां भी देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनेक कठिनाइयां या असुविधाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। वस्तु के विभाजन की कठिनाई। कुछ वस्तुओं का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभाजन करने से उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, जैसे टेलीविज़न, हाथी, कार आदि। अतः विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाज्यता भी बड़ा कारण बनती है तथा इन वस्तुओं के बदले में उनके स्वामी को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। हस्तांतरण की असुविधा। विनिमय प्रणाली के द्वारा बहुत सी वस्तुओं को हस्तांतरित करने में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे भवन, भूमि, पशु या कोई बड़ी वस्तु। इस क्रिया में श्रम, धन तथा समय का अपव्यय भी होता है। वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव। अब आवश्यकता दोहरे संयोग का अभाव जो है विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को ऐसे दूसरे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास चावल हैं लेकिन मुझे आवश्यकता है गेहूं की। अब आपके पास गेहूं तो है लेकिन आपको चावल की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी कि जिसके पास गेहूं भी हो और उसे चावल की आवश्यकता भी हो।
अतः स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तत्पर हो। इस प्रकार दो पक्षों का ऐसा पारस्परिक संयोग जो है वो मिलना कठिन होता है। मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। विनिमय प्रणाली की एक अन्य समस्या है कि मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव होता है। इसके अंतर्गत मूल्य का कोई ऐसा सर्वमान्य माप नहीं है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि हम 4 किलो या 5 किलो गेहूं के बदले में सोने की चूड़ी तो नहीं दे देंगे ना। अगली समस्या है स्थगित भुगतानों में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते हैं तथा वस्तुएं कुछ समय बाद नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उधार लेने और देने दोनों में असुविधा रहती है। अगला है मूल्य संचय की असुविधा। वस्तुओं को अधिक समय तक संचित करके रखना वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं है, क्योंकि अनेक वस्तुएं नाशवान होती हैं तथा उनके मूल्य भी स्थिर नहीं होते हैं। उपभोक्ताओं के स्वभाव में परिवर्तन हो जाने के कारण इसकी उपयोगिता भी कम हो जाती है। सेवाओं के विनिमय में असुविधा। डॉक्टर, अध्यापक आदि की सेवाओं का विनिमय कैसे हो, ये तय करना असंभव होता है। अब डॉक्टर की फीस के बदले में आप उन्हें क्या देंगे, अध्यापक की फीस के बदले में आप उन्हें क्या देंगे, है ना। इस वजह से सेवाओं के विनिमय में असुविधा होती थी। चलिए मुद्रा का आधुनिक रूप पर नजर डाल लेते हैं। आधुनिक रूप क्या है मुद्रा का? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा के आधुनिक स्वरूप में कागजी मुद्रा और सिक्के शामिल हैं। सिक्कों की शुरुआत से पहले अनाज और पशुओं जैसे विभिन्न वस्तुओं को धन के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद सोने, चांदी, तांबे आदि धातु के सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं? यह आम तौर पर धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल हैं। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और अन्य उपयोग नहीं है। भारत के भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट, करेंसी नोट्स जारी करता है। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मुद्रा की विशेषताएं हैं। अब बैंकों में जमा की विशेषताएं यानी निक्षेप करने की विशेषताएं। अब निक्षेप यानी जमा का क्या अर्थ है? वह धन जो कहीं जमा किया गया हो या किसी वस्तु को किसी के पास धरोहर या अमानत के रूप में रखने की क्रिया या भाव, जिसे हम निक्षेप कहते हैं, यानी धरोहर या अमानत। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह अन्य रूप है। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं। बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। बैंकों के साथ जमा राशि को मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। व्यक्तियों द्वारा बैंकों में निक्षेप यानी जमा के रूप में मुद्रा को रखा जाता है। अमानत के तौर पर या धरोहर के तौर पर मुद्रा को रखा जाता है। चेक की सुविधा भी है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यह नकदी के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल करता है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं। बैंकों को लोगों की जमा राशि स्वीकार होती है और वे इस पर कम ब्याज देते हैं।
बैंक जमा राशि का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं और इस पर उच्च ब्याज लेते हैं। कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। यानी आपने जो जमा राशि की है उस पर तो कम ब्याज लग रहा है, लेकिन जो बैंक किसी को ऋण देती है उस पर उच्च ब्याज लेती है, और यही बैंकिंग का अर्निंग है। अब साख यानी क्रेडिट या ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है, जहां ऋणदाता यानी कर्जदार को धन, आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। हमारी प्रतिदिन की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता ही है। साख की दो विभिन्न स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, इसमें उत्पादन खर्च को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग किया जाता है। जब उत्पादन पूरा हो जाता है तब यह आय को बढ़ाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक सलीम है जो एक निर्माता है, अपने व्यवसाय के लिए ऋण लेता है और त्योहार के मौसम के समय वह व्यापारियों से बड़े ऑर्डर प्राप्त करता है। समय पर उत्पादन पूरा करने के लिए वह कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से ऋण पर सामग्री की आपूर्ति करने के लिए कहता है। वह व्यवसाय में उपयोग आने वाले अन्य सामानों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में व्यापारी से नकद ऋण भी प्राप्त करता है। विनिर्माण चक्र यानी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के अंत में सलीम ऑर्डर देने में सफल होता है। वह अच्छा लाभ कमाता है और उस धन का भुगतान करता है जो उसने ऋण के रूप में लिया था। यह आय में वृद्धि करने में सहायता करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है। अब दूसरी स्थिति क्या है? इस स्थिति में ऋण जो है कर्जदार को उस स्थिति में ले जाता है जहां वह ऋण चुकाने में असफल हो जाता है। ऐसा अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। उदाहरण के लिए स्वप्ना मूंगफली उगाने के लिए साहूकार से ऋण लेती है। अब उसे आशा है कि उसकी फसल ऋण चुकाने में उसकी सहायता करेगी, परंतु फसल मौसम के कारण कीटों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। वह साहूकार का पैसा नहीं चुका पाती और कर्ज एक वर्ष में बढ़कर एक बड़ी राशि में बदल जाता है। अगले वर्ष स्वप्ना खेती के लिए नया ऋण लेती है। इस वर्ष सामान्य फसल उगती है, जिससे इसकी आय नहीं होती कि वह उसका इतनी आय नहीं होती कि वह उसका कर्जा चुका सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक भाग बेचना पड़ता है। फसल के नष्ट हो जाने के कारण ऋण स्वप्ना को कर्ज की ओर अग्रसर कर देता है, यानी और कर्ज में डुबा देता है। साधारण भाषा में स्थिति को कर्ज जाल यानी डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। अब अगर हम दोनों स्थितियों की व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों स्थितियों में एक स्थिति में आय में वृद्धि करने से मदद मिलती है, इसलिए किसी व्यक्ति की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर है। दूसरी स्थिति में क्या होता है? फसल की विफलता की वजह से क्रेडिट व्यक्ति को कर्ज जाल में डाल देता है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, या नुकसान होने की दशा में कुछ सहारा मिलेगा या नहीं, ऐसी स्थिति जोखिमों पर निर्भर करती है। यानी हमें ऋण लेने से पहले रिस्क लेना ही पड़ता है। साख की शर्तें क्या हैं? साख की शर्तें उन परिस्थितियों या दशाओं का एक समूह है जिनके अंतर्गत ऋण दिया जाता है। इसमें ऋण भुगतान के तरीके, ब्याज की दर, ऋण की अवधि और अन्य संबंधित दशाएं यानी कंडीशंस शामिल हो सकती हैं। साख की शर्तों में समर्थक ऋणाधार अर्थात गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु एवं आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। साख की शर्तें ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। समर्थक ऋणाधार क्या है? डियर व्यूअर्स, ब्याज के अतिरिक्त ऋणदाता समर्थक ऋणाधार की भी मांग कर सकते हैं।
समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक ऋण लेने वाला होता है, जैसे भूमि, गाड़ी, इमारत, पशु, बैंकों में जमा आपकी पूंजी आदि। इस संपत्ति का ऋणदाता उस स्थिति में प्रयोग कर सकता है जब ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ हो। ऋणदाता समर्थक ऋणाधार को बेचकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार आप होम लोन लेते हैं तो आपको अपने होम के जो दस्तावेज होते हैं वो सारे डिपॉजिट करने पड़ते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। साख व्यवस्था की विविधता। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए ही होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफ़ी खर्च होता है। एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है। आइए उसी पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम साहूकारों से ऋण। छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं। दूसरा है व्यापारियों से ऋण। किसानों को कम ब्याज पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल को बेचने का वादा मिलता है। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जा सकता है। वह कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदता है और जब कीमतें उच्च होती हैं तो उसे बेचता है। बैंकों से ऋण। मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। नियोक्ता से ऋण। भूमिहीन कृषि मजदूर और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। जमींदार प्रत्येक महीने 5% की ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देते हैं और ऋण के बदले वे जमीन मालिकों के लिए काम करते हैं। सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती और कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, घरों के निर्माण और अन्य खर्चों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। एक सहकारी समिति से लिए गए ऋण का एक उदाहरण नीचे समझाया गया है। इसे साख व्यवस्था की छठी विविधता के आधार पर भी हम पढ़ सकते हैं और उदाहरण के तौर पर समझ भी सकते हैं। ये एक सहकारी समिति से लिए गए ऋण का एक उदाहरण भी है। एक सहकारी समिति है जो सोनपुर के पास के एक गांव में कार्यरत है, जिसे हम कृषक कोऑपरेटिव कहते हैं। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। इन जमाओं को समर्थक ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस भूमि का प्रयोग यह समिति सदस्यों को ऋण देने के लिए करती है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, घर बनाने आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। भारत में साख के कौन कौन से स्रोत हैं, आइए हम जानते हैं। लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं तथा भारत में ऋणों को 2 वर्गों यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण क्षेत्रों में बांटा गया है। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान आदि शामिल हैं। अब औपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताएं क्या हैं? यह अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है तथा समर्थक ऋणाधार ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यवेक्षित होता है। इसमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं। औपचारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या होती है कि औपचारिक क्षेत्र में ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख भूमिका होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ये सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल लाभकारी व्यवसायों और व्यापारियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, बल्कि छोटे किसानों, लघु उद्योगों, छोटे उधारकर्ताओं आदि के लिए भी ऋण देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही देते हैं, छोटे किसानों को भी ऋण प्रदान करता है। समय समय पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे कितना ऋण और किस ब्याज दर पर उधारकर्ताओं को उधार दे रहे हैं। बैंक उन जमाओं में से जिन्हें वह प्राप्त करता है न्यूनतम नकद शेष को बनाए रखता है, और भारतीय रिजर्व बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है। अब अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की क्या विशेषताएं हैं? ये तो औपचारिक हो गई, जिसमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया, मित्र, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान आदि शामिल हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिसे ऋण चाहिए वह इन लोगों से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। इस क्रिया को अनौपचारिक क्षेत्र में रखा गया है। अब इसकी क्या विशेषता है? यह क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है, यानी इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है कि ऋण लेने वाला मेरा ऋण वापस करेगा या नहीं करेगा। इसलिए ब्याज ही इतना लगा देता है कि ब्याज चुकाते 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 उसका ऋण पहले ही प्राप्त हो जाता है। और इन अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती है। यह उधारकर्ताओं के ऋण को बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है, अर्थात इससे उन पर ऋण का बोझ अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेकर उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे उधार की ब्याज दर ऊंची होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपने उधार की ज़रूरतों के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। यह साख के अनौपचारिक स्रोतों को कम करने के लिए अनिवार्य होता है और भारत में साख के औपचारिक स्रोतों में वृद्धि करता है। यही कारण है, यही रीज़न है कि लोग प्रेफर करते हैं बैंकों से ऋण लेना, बशर्ते कि किसी रिश्तेदार से या अपने मित्र से प्राप्त करें। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। होता क्या है कि लोग अपने रिश्तेदार या मित्रों से आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं, भले ही उन्हें उसकी ऊंची ब्याज दर जमा करनी पड़े। लेकिन बैंकों से ऋण प्राप्त करना कुछ मुश्किल होता है। एक्चुअली इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं कि वो बोझा जैसा लगने लगता है और लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। समर्थक ऋणाधार सुरक्षा और आवश्यक दस्तावेजों का न होना गरीबों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। भाई, उनके पास सिक्योरिटी के रूप में गरीबों के पास कुछ नहीं होता जो वो ऋण प्राप्त करते समय सिक्योरिटी जमा कर पाएं। तो स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। वे एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। समूह के सदस्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह से छोटे ऋण ले सकते हैं। समूह इन ऋणों पर सावधि जमाकर्ताओं से कम ब्याज का भुगतान करता है। 1 या 2 वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में है तो बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। मुख्य बात है कि भारत के कई राज्यों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, जैसे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए सहायक संस्था। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के संगठन की नींव है। इन समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं। समूह की नियमित बैठकें स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और कार्य करने के लिए मंच प्रदान करती है। अब अगर हम दोनों स्थितियों की व्याख्या करें, यानी गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए सहायक संस्था,
तो गरीबों को उचित दरों पर ऋण मिलने की सफलतम कहानियों में से एक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। गरीबों को उचित दरों पर ऋण देने की सुविधा प्रदान करने वाला एक सफलतम बैंक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक और शांति के लिए वर्ष 2006 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने 1970 के दशक में एक छोटी परियोजना के रूप में इसे शुरू किया। उन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया कि अगर उचित शर्तों पर ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो विभिन्न व्यवसाय वाले लाखों लोग राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं। अक्टूबर 2014 में बांग्लादेश में करीब 81,390 गांवों में ग्रामीण बैंक के अब 8.63 मिलियन से अधिक उधारकर्ता, ज़्यादातर गरीब महिलाएं हैं इनमें, ये थे। गरीब महिलाएं स्वयं को विश्वसनीय उधारकर्ता के रूप में सिद्ध कर चुकी हैं क्योंकि वे लघु रूप से आय अर्जित करने वाली विभिन्न गतिविधियों को शुरू कर चुकी हैं और उनका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही हैं। अब आकलन ये आता है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, चाहे वो महिलाओं के लिए सहायक संस्था ही क्यों ना हो, बहुत ही कारगर है। चलते चलते हम इन्हें भी जान लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं का लेन देन हो, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाई जाती है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसका अर्थ है व्यापारी और खरीदार एक दूसरे को माल बेचने पर सहमति रखते हैं, अर्थात यहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। चेक, एक ऐसा कागज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। नकद जमा अनुपात, कुल निक्षेप यानी जमा यानी जो धरोहर है, जो अमानत है, उसका भाग जो बैंक स्वयं नकद के रूप में रखता है, नकद जमा अनुपात कहलाता है। साख यानी क्रेडिट एक दस्तावेज है जिसमें ऋणदाता कर्जदार को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में वायदे के अनुसार लौटाने के लिए देता है। औपचारिक ऋणदाता संसाधन, इसमें वे संसाधन हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे बैंक तथा सरकारी समिति। अनौपचारिक ऋणदाता संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी, मित्र या कोई रिश्तेदार। तो डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। डियर व्यूअर्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुद्रा और साख इस अध्याय को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।